एक समय की बात है। पतालपुरी नामक एक नगर था। उसमें एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था कमल किशोर। कमल किशोर पेशे से एक मजदूर था जो लोगों के खेतों में काम करके अपनी गुजर बसर करता था। उस नगर के चारों तरफ पहाड़ और जंगल फैले हुए थे, जिसके कारण जंगलों में रहने वाले लुटेरे और डाकू अक्सर रात के समय नगर पर हमला बोलते थे। नगर वासियों के पास जो कुछ भी होता था, लुटेरे वह सब कुछ छीन कर ले जाते थे। पूरा पतालपुरी उन लुटेरे की वजह से बड़ा ही परेशान रहते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा ही अमीर सेठ उस नगर में आया और उस समय रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए जाने लगा। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो चुकी है, जल्दी जल्दी चलता हूँ, नहीं तो काफी रात हो जाएगा। सेठ को आगे जाना मुनासिब नहीं लगा। आगे चलकर देखता हूँ, कहीं रुकने को मिल जाए तो अच्छा हो जाए। तभी उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर जा पड़ी तो उसने दरवाजा खटखटाया। ख्वाजा मजदूर कमल किशोर ने दरवाजा खोला तो सेठ ने कहा, भाई मुझे इससे आगे वाले नगर में जाना है, लेकिन इस समय रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात रुकने की जगह दे सकते हो? कमल किशोर बड़ा ही दयालु और सज्जन व्यक्ति था। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं भाई साहब, आप मेरे यहाँ रुक सकते हैं, आइए अंदर चलिए। कमल किशोर ने सेठ का स्वागत किया और अंदर ले गया। अब आप इसे अपना ही घर समझिए, यहाँ पर आप आराम से रात गुजार सकते हैं। सुनो जी, एक मुसाफिर आया है, वो आज एक रात रुकने को कह रहा है, उसके लिए भी खाना दे दो। घर में रूखा सूखा जैसे भी खाना बना हुआ था, कमल किशोर ने ले जाकर सेठ के सामने रख दिया। इसके बाद कमल किशोर ने सेठ के सोने का इंतजाम कर दिया। जब सेठ और कमल किशोर आराम से सो रहे थे, तब आधी रात के वक्त अचानक शोरगुल की आवाज सुनाई दी। सेठ की आंखें खुल गई। सेठ ने देखा कि कमल किशोर अपने हाथ में एक पोटली दबाए हुए इस कोने से उस कोने तक बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। कमल किशोर को इस तरह से चक्कर काटते देखकर सेठ की कुछ समझ में नहीं आया। क्यों भाई, क्या बात हो गई कि तुम हाथ में पोटली लिए इधर उधर चक्कर काट रहे हो? भाई साहब, गांव पर लुटेरे ने हमला बोल दिया है। मैं बड़ी ही मेहनत से कुछ रुपए बचा कर रखे थे कि कन्या की शादी के वक्त काम आएंगे, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि कहां यह रुपए लुटेरे मुझे छीन कर ले जाएंगे। अब आप ही कोई उपाय बताइए, मुझे क्या करना चाहिए भाई साहब? अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है भला? जल्दी से सामने एक गड्ढा खोदकर अपनी पोटली उसमें छुपा दो। जी ठीक है भाई साहब, मैं ऐसे ही करता हूँ। कमल किशोर सेठ का बात मानकर तुरंत एक गड्ढा खोदकर उसमें अपनी धन की पोटली छिपा दी। कुछ ही देर के बाद लुटेरे का दल मजदूर के घर में आ घुसा। उनका सरदार दहाड़ते हुए बोला, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सारा धन मेरे हवाले कर दो, वरना सब अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। कमल किशोर अपने घर की पूरी हालत गिड़गिड़ाते हुए बताने लगा तो सरदार ने तुरंत अपनी आदमियों को आदेश दिया, ऐ जाओ रे, इस घर की तलाशी लो और जो कुछ भी मिले उसे रख लो। जी सरदार, चलो रे। इससे पहले कि वह लुटेरे कमल किशोर के घर में तलाशी लेते, सेठ तुरंत बोल पड़ा, तलाशी क्यों ले रहे हैं? मैं बताता हूँ ना, इसने धन कहाँ पर छुपा कर रखे हैं। आप लोग यहाँ से इस जमीन को खोद कर देखें। डाकुओं ने वह जगह तुरंत खोद डाले। कुछ देर के बाद डाकुओं के हाथ एक पोटली लग गई जिसमें वह धन रखा था। लुटेरे ने वह धन की पोटली निकालकर मजदूर को भला बड़ा कहना शुरू कर दिया। ये काफी समझदार लगता है मुझे। अपनी जान की सलामती जो चाहता है, इज्जत से छुपाए धन को दे दिया, इसीलिए तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। इसके बाद सारे लुटेरे बाहर निकल गए। इधर मजदूर कमल किशोर को सेठ के ऊपर संदेह होने लगा। वह सोचने लगा, हो ना हो यहाँ सेठ जरूर डाकुओं का ही आदमी था, तभी तो उसने मुझे खुद ही पहले धन को जमीन में दबाने के लिए कहा और फिर इसने डाकुओं को इसका पता भी बता दिया।
जरूर यह सेठ मेरे घर में किसी साजिश के तहत ही घुस कर आया था। कमल किशोर ने जब देखा कि सेठ डाकुओं के साथ नहीं गया, तब वहां तुरंत दरवाजा बंद करके आ गया और सेठ के पास आकर बड़े ही गुस्से में काफी देर तक उसे भला बुरा कहता रहा। पहले तुमने मेरे धन को छुपाने के लिए कहा और आखिर में उसे डाकुओं के हवाले कर दिए। तुम चाहते क्या हो? कौन हो तुम? तुमने मेरी जिंदगी की कमाई को उन डाकुओं के हवाले कर दिए। सेठ उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। पता भी है तुमने क्या किया है। जब कमल किशोर काफी देर तक सेठ को भला बुरा कहकर थक चुका, तब अपने आप खामोश होकर बैठ गया। अब सेठ ने नम्रता पूर्वक कमल किशोर से कहा, अरे भाई, तुम मेरी बात बड़ी ही शांति से सुनो। दरअसल मैं डाकुओं को तुम्हारे धन का पता बताकर तुम्हारे साथ अपने आप को भी भारी नुकसान से बचाया है। तुम नहीं जानते कि अगर डाकू तुम्हारे घर की तलाशी लेते तो उनके हाथ तुम्हारे साथ साथ मेरे धन की पोटली भी लग जाती, जिसमें मेरा बहुत सारा धन और जेवर रखे हुए थे, जिन्हें बेचने के लिए और रुपए कमाने के लिए मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ। इतना कहकर सेठ ने अपनी पोटली निकालकर उसमें से काफी सारा धन कमल किशोर को दे दिया और फिर कहने लगा, यह सारा धन अब तुम्हारा है। जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसे मैं भर देता हूँ, और साथ ही यह कुछ गहने हैं जो तुम्हारी बेटी के लिए मेरी तरफ से शादी का उपहार है। अब तुम उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करना। ये सब कुछ रख लो। ये सब कुछ देखकर कमल किशोर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोच रहा था कि सेठ ने कितनी बुद्धिमानी का कार्य किया था। मुझे माफ कर देना सेठ जी, मैंने आपको समझा नहीं। आप तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर दोनों सो गए। फिर अगली सुबह वह वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गया।